रुद्रांश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम पेडागाजी शुरू करते हैं। पर्यावरण शिक्षण। यह शिक्षण से हमेशा 15 क्वेश्चन बनता है सीटेट में, और उसका पहला पार्ट जो है आज हम लोग देखेंगे। इसको 3 या 4 पार्ट में बनाया जाएगा पेडागाजी, जहाँ से आपको 15 प्रश्न सीटेट में मिलेगा। तो ये शिक्षण का जो पेडागाजी का जो मैटर रहेगा उसे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, और यहाँ से प्रश्न हमेशा मिलेगा आपको, और 15 क्वेश्चन तो मिलना तय है। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि सर पेडागाजी का मतलब मैटर समझ में नहीं आता है, और पेडागाजी समझ से परे रहता है, वहाँ पे पता नहीं कौन सा उत्तर सही होगा, सभी उत्तर सही लगता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे कि एक बार आप इस वीडियो को देखिएगा, फिर आपकी ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी कि शिक्षण का कोई भी मैटर आपको बड़े आसानी से समझ में आने लगेगा, और आप प्रश्न देखते ही उसका आंसर कर पाएंगे कि इसका आंसर यही सही है। तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षण, पर्यावरण शिक्षण का अर्थ समझने से पहले यह आवश्यक है कि हम शिक्षण शब्द का अर्थ समझें। शिक्षण का अर्थ होता है सीखना या सीख देना। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अध्यापक या शिक्षक किसी विषय को छात्रों को सिखाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों में किसी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करता है और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित भी करता है। किसी विषय के शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला है, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों हो सकती है। शिक्षण में विभिन्न कौशलों का समावेश होता है। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस मैटर को जब भी समझेंगे, जब भी पढ़ेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप एक स्वयं टीचर हैं, और आप एक टीचर होते हुए अपने छात्र में किन किन चीज़ों को आरोपित करना चाहते हैं, मतलब समावेशित करना चाहते हैं। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, और बड़े आसानी से आप चीज़ों को सीख पाएंगे। पर्यावरण शिक्षण का अर्थ, पर्यावरण प्राकृतिक वातावरण एवं मानव क्रियाओं के बीच के संबंध को दर्शाता है। पर्यावरण ज्ञान के बिना हम विश्व की वर्तमान समस्याओं को सही तरीके से नहीं समझ सकते हैं। पर्यावरण शिक्षण ही हम विश्व की वर्तमान समस्याओं, उनके निदान के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित एवं स्वस्थ रख सकते हैं। थॉम्पसन के अनुसार पर्यावरण ही शिक्षक है, और शिक्षा का कार्य छात्र को उसके अनुकूल बनाना है। अतः पर्यावरण शिक्षण वह शिक्षण है जो पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के विषय में और पर्यावरण के लिए की जाती है। पर्यावरण शिक्षण किसी व्यक्ति को पर्यावरण से उचित संबंध रखना ही नहीं सिखाती, बल्कि पर्यावरण को अपने अनुकूल करना भी सिखाती है। पर्यावरण शिक्षण और पर्यावरण का अध्ययन की अवधारणाएं एवं उद्देश्य भिन्न हैं। पर्यावरण शिक्षण एवं पर्यावरण अध्ययन दोनों अक्षरशः समानार्थी नहीं हैं। पर्यावरण अध्ययन में किसी छात्र के परिवेश, प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक के विषय में समझ को विकसित करना है। वहीं पर्यावरण शिक्षण पर्यावरण संबंधी समस्याएं, उनका निवारण एवं पर्यावरण को संरक्षित रखने से संबंधित है। तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि पर्यावरण अध्ययन
और पर्यावरण शिक्षण में क्या अंतर है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। पर्यावरण शिक्षण का महत्व। हमारे पर्यावरण में सभी चीज़ें उपस्थित हैं और सभी चीज़ें सभी के लिए हैं, और इन सभी चीज़ों को सभी के लिए बचाए रखने के लिए पर्यावरण शिक्षण अति आवश्यक है। पर्यावरण शिक्षण के महत्व निम्नलिखित हैं। आइए उन महत्व को देखते हैं। पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण की समस्याओं, उनके निदान और पर्यावरण का संरक्षण करना सिखाता है। तो पर्यावरण शिक्षण में क्या करता है? पर्यावरण की समस्या, उनके निदान, पर्यावरण का संरक्षण करना सिखाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरण शिक्षण के द्वारा हम पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं। पर्यावरण शिक्षण नागरिक चेतना को बढ़ाती है। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण और मनुष्य की क्रियाओं के बीच के संबंध को दर्शाता है। पर्यावरण शिक्षण से हमें ज्ञात होता है कि पर्यावरण के घटक जैविक और अजैविक हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं। तो शुरुआती जो वीडियो बनाए गए थे वहाँ आपको बताया गया था कि जैविक घटक और अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं और वो क्यों आवश्यक हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षण में से हमें प्रदूषण और उससे जनित दुष्प्रभावों के विषय में बताया जाता है। पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण का महत्व हम लोगों ने देखा है। जब हम पर्यावरण शिक्षण प्रदान करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें पर्यावरण के महत्व निहित हैं, अन्यथा वह शिक्षा व्यर्थ है। अतः पर्यावरण शिक्षण के दौरान हमें पियाजे के कथन, ये ध्यान रखिएगा, पर्यावरण शिक्षण के दौरान पियाजे के कथन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये कथन किसका है? जीन जान पियाजे का। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं के मद्देनज़र निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन कौन से उद्देश्य हैं? पर्यावरण के प्रति विद्यार्थियों में जिज्ञासा, रुचि, कल्पना और स्मरण शक्ति का विकास करना, आसपास के पर्यावरण से विद्यार्थियों को परिचित कराना, विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण का विकास करना, प्राकृतिक भिन्नता एवं उसके कारणों को बताना, विद्यार्थियों को यह बताना कि पर्यावरण हमारा धरोहर है और हम उसके पालक हैं, अतः भौतिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास करना, उनमें सामाजिक मूल्यों और भावनाओं का विकास करना ताकि वे स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार हो सकें, मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों को बताना, पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के विषय में जानकारी देना, विद्यार्थियों को सामाजिक समस्याओं से अवगत कराना और वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में एक अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करना, विद्यार्थियों में जनतांत्रिक एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, सार्थक अधिगम हेतु कक्षा कक्ष की गतिविधियों को विद्यालय के बाहर के परिवेश से जोड़ना एवं उनको प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरित करना, विद्यार्थियों में निम्न कौशलों का विकास करना, अवलोकन करना, पहचानना, जानकारी इकट्ठा करना, रिकॉर्डिंग करना। उपरोक्त कौशलों से विद्यार्थी पेड़ पौधे, जानवरों एवं अन्य चीज़ों को गौर से देखता है, उसकी पहचान करके उनके विषय में जानकारी एकत्रित करता है और तत्पश्चात उनके बारे में लिखता है। जैसे परिवहन के साधनों का अवलोकन करके कोई बच्चा यह पहचान लेता है कि कोई वाहन
तेल पेट्रोल डीजल से चलता है या फिर बिना तेल के। उसके बाद तेल से चलने वाले और बिना तेल से चलने वाले वाहनों के नाम लिखता है। वस्तुओं का विभेदीकरण। उपरोक्त उदाहरण में बच्चे ने यह पता लगाया कि वाहन तेल और बिना तेल से चलते हैं, यही विभेदीकरण है। वस्तुओं की तुलना एवं वर्गीकरण करना। इन कौशलों से कोई बच्चा विद्यार्थी दो वस्तुओं के बीच में समानता एवं असमानता को प्रकट करता है और वस्तुओं को एक विशेष समूह में रखता है। जैसे बच्चे ने देखा कि साइकिल और मोटरसाइकिल स्कूटर के दो दो पहिए होते हैं, परंतु दोनों की बनावट संरचना अलग अलग होती है। इनमें से एक बिना तेल के चलती है और दूसरी तेल से। अतः उसने साइकिल को बिना तेल के वाहनों में और मोटरसाइकिल स्कूटर को तेल वाहनों में के समूह में लिखा है। वस्तुओं के बीच सहसंबंधता स्थापित करना। बच्चे ने यह देखा कि साइकिल मोटरसाइकिल स्कूटर की अपेक्षा धीरे चलती है, परंतु साइकिल से धुआं नहीं निकलता, पर मोटरसाइकिल से धुआं निकलता है। इस तरफ उसने वस्तुओं के साथ एक नई संकल्पना को जोड़ दिया। कल्पनापरक बनना या पूर्वानुमान लगाना। बच्चे ने यह सोचा कि अगर किसी दिन तेल खत्म हो जाएगा तो साइकिल तो चलती रहेगी, परंतु मोटरसाइकिल स्कूटर नहीं चलेंगे। इस तरह उसके अंदर एक नई सोच विकसित हुई। उसका कारण दिया गया है। समस्या को पहचानना एवं उसका हल सुझाना। बच्चे ने देखा कि जब भी वह तेल चलित वाहनों के आसपास होता है तब उनके धुएं से उनको खांसी हो जाती है या फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इस तरह उसने निष्कर्ष निकाला कि तेल चलित वाहन प्रदूषण फैलाते हैं। उसने इसका हल सुझाया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा तेल रहित वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। किसी तथ्य की जांच करना या निष्कर्ष निकालना। बच्चे ने अपनी संकल्पना की पुष्टि के लिए सभी तेल चलित वाहनों के विषय में खोजबीन की। यह निष्कर्ष निकाला कि सभी तेल चलित वाहन प्रदूषण फैलाते हैं। संवेदनशील बनना। बच्चा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो गया है और उसने सोचा कि अगर इस तरह पर्यावरण में प्रदूषण फैलता रहा तो एक दिन पर्यावरण जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। चित्र, चार्ट, मानचित्र, रेखाचित्र, आरेख, लेखाचित्र आदि को पढ़ना व बनाना। बच्चे ने चित्रों, चार्टों आदि के माध्यम से भी यह जानना कि तेल चलित वाहन कितना प्रदूषण फैलाते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। यदि पर्यावरण को प्रदूषण रहित और स्वस्थ रखना है तो हमें तेल रहित वाहनों या सार्वजनिक वाहनों का अत्यधिक उपयोग करना चाहिए। अगर किसी बच्चे या विद्यार्थी को उपरोक्त कौशलों का विकास होता है तब अधिगम सार्थक होता है। आइए देखते हैं कौशल क्या है। कौशल वह कला है जिससे हम किसी चीज़ को ठीक प्रकार अच्छी तरह करना सीखते हैं। कौशल दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात कौशल हमारे अंदर जन्म से होते हैं, जैसे हंसना, रोना, उठना, बैठना इत्यादि। उपार्जित कौशल हम वातावरण से मौका मिलने पर सीखते हैं। उपार्जित कौशलों को सीखने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है, जैसे भाषा सीखना, चीज़ें बनाना, वाहन चलाना, खेलना आदि। कोई भी कौशल किसी खास वर्ग या लिंग से निर्धारित नहीं होता है। किसी वर्ग या लिंग या व्यक्ति कोई भी कौशल अभ्यासोपरांत सीख सकता है। किसी भी वर्ग या लिंग का व्यक्ति रोता भी है, हंसता भी है, उठता बैठता भी है। इसी प्रकार किसी वर्ग या लिंग का व्यक्ति किसी भी भाषा को सीख सकता है, किसी भी वाहन को चला सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है या भोजन पका सकता है आदि। इसलिए हमें वर्ग विभेद या लैंगिक विभेदता को नहीं मानना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। किसी भी बच्चे विद्यार्थी को सीखने की प्रक्रिया निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होती है। पहला है व्यक्तिगत कारक और दूसरा है वातावरणीय कारक। व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं?
उसको देखते हैं। इन कारकों में निम्नलिखित कारक आते हैं: पलाय, बुद्धि, रुचि, इच्छा, दृढ़ता, परिपक्वता, अभिप्रेरणा, अभ्यास, चिंता, थकान, स्वाध्याय की या स्वाध्ययन की विधि। ये व्यक्तिगत कारण में आते हैं। वातावरणीय कारक, ये कारक निम्नलिखित हैं: परिवार, विद्यालय और समाज का वातावरण, कक्षा का वातावरण, शिक्षक का व्यक्तित्व, अध्यापन विधि और अध्ययन सामग्री, विषय का स्तर, पुरस्कार एवं दंड, शिक्षा की गुणवत्ता। तो ये वातावरणीय कारक हैं। आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो कि पिछले वर्षों में पूछी गई हैं। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं? जिनके छोटे बच्चे हैं, अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है। तो अभी आपको बताया गया है, इसका ऑप्शन जो होगा अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? तो परिकल्पना, हाइपोथेसिस, परिकल्पना इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, NCERT की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसिस में अंतरिक्ष यात्रा सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने के कारण हो सकता है या हो सकते हैं। तो ये किन कारणों से ये बताया जा रहा है? तो ये देखना है कि यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की ज़िंदगी में झांकने का अवसर देती है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो यहाँ देखिए, गुरुत्वाकर्षण जो है, अंतरिक्ष में हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में नहीं जान सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा 1, 2 और 3 सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? तो इसमें विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। देखिए, जहाँ पर भी इस तरह की बातें आती हैं कि रट कर याद कर लेना या नहीं का प्रयोग हुआ रहता है, तो अगर ऊपर के ऑप्शन में यहाँ नहीं का प्रयोग हुआ है और बीच के ऑप्शन में भी नहीं का प्रयोग हुआ हो, तब तो वो आंसर सही होगा। और नहीं तो जहाँ पे नकारात्मक बात की गई हो वहाँ पे वो ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। रट कर याद करना एक नकारात्मक बात है, क्योंकि समझ विकसित करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ पर आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? तो अभी हम लोगों ने देखा है कि जो साइकिल वाला उदाहरण पूरा देखा है, तो वहाँ पे पूर्वानुमान लगाना था, अवलोकन करना था, निष्कर्ष निकालना था, लेकिन निर्धारण की बातें वहाँ पे नहीं दिखाई दी हैं। तो ये ऑप्शन में निर्धारण ही सही होगा।
कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अधिकतम पौधों के नाम लिखना, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। तो प्रश्न को एक बार पुनः देखिए कि कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। मतलब जो आसपास के पौधे हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें, अवलोकन करें, और सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों में क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो सार्थक अधिगम की बात कही जा रही है और क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो उसमें क्या है कि उनकी ऊंचाई, पत्तियों के गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, EVS संक्षेपण एनवायरमेंटल स्टडीज। EVS का मतलब होता है एनवायरमेंटल स्टडीज। ये प्रश्न भी पूछा गया है 14 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अभी हम लोगों ने उद्देश्यों के बारे में देखा है, कौन कौन से ऐसे उद्देश्य होते हैं। तो आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखा करिए कि जो व्याख्या दी जाती है उसी से प्रश्न होता है। तो कक्षा में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। शिक्षक कक्षा में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। तो देखिए, मैं पहले ही बताया अभी आपको कि जब भी प्रश्न में नकारात्मक बातें आए, ऐसी बातें आए जो कि नकारात्मक या दंडात्मक है, तो वो ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से देखा करिए और समझा करिए कि प्रश्न में नहीं पूछा गया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ऑप्शन पे जाएंगे। पहला ऑप्शन, कक्षा में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया से के साथ जोड़ना चाहिए। ये प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य है। फिर दूसरा है, शिक्षक कक्षा में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। तो कड़े अनुशासन की बात मतलब दंडात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत यहाँ पे बात आ रही है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। और ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। ये बात सही है कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। तो निकटतम परिवेश से परिचित होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन चौथा जो मतलब दूसरा ऑप्शन है वही नहीं सही है।